हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस मनहुआ को। तो लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ही था कि हमारी हीरोइन काफ़ी शौक में चली जाती है जाकिया की ये बात सुनकर कि वो उसका साथ दे और वो उसे यहाँ से भगाने में मदद करेगी। और हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि उसे हाँ करना चाहिए या ना, क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जब जाकिया उसका साथ दे रही है, क्योंकि अब उसे ये भी पता चल चुका है कि जाकिया सिर्फ और सिर्फ सिहात का भला चाहती है। और जब हमारी हीरोइन कोई भी जवाब नहीं देती तो जाकिया उसे कहती है कि तुम्हारी इस चुप्पी को मैं हाँ समझती हूँ, तो फिर ठीक है, 3 दिन के बाद मिलते हैं, तुम तैयार रहना। ये बोलकर जाकिया वहां से निकल जाती है और हमारी हीरोइन वहीं पर बहुत देर तक बैठी सुन यही सोच रही होती है कि क्या ये डिसीजन सही है। और ये डिसीजन सही ही होना चाहिए, क्योंकि अब इस पे दाव लगा हुआ है मेरी जिंदगी का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार पेसियान के घरों के अंदर पहुंच चुके हैं हमारे क्रॉमवाल से आए हुए दूत, जिन्हें कि दाऊद अपने साथ लेकर आता है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो एकदम से हमारा मेलिट तो देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ की जगह कितनी खूबसूरत है और ये कितना प्यारा लग रहा है। सच में ये है तो पुराना मगर काफ़ी शाही इलाका है और यहाँ की हर एक चीज़ अच्छी है। और तभी उसे याद आती है हमारी आशीना की और सोचने लगता है कि मेरी भतीजी को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है और उसे ये बहुत पसंद आएगा। सच में वो अपने ख्यालों में खोया ही होता है कि पीछे से यान उसे कहता है कि क्या तुम फिर से अपनी उस भतीजी के बारे में सोच रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों का। हाँ, मैंने सुना है वो भी तुम्हारी तरह ही रौड़ी है, हमेशा घूमती रहती है इधर उधर, एक जैसे हो तुम दोनों। और तभी फिर वो इशारा करके कहते हैं कि क्या अब हमें अंदर महल में जाना होगा। और दाऊद उन दोनों को देखने लगता है और फिर एकदम से कुछ सोचकर कहता है कि हाँ, ये महल ही है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी अंदर ना जाएं। और ये बात सुन के वो दोनों चुप हो जाते हैं और रुक जाते हैं। और तभी दाऊद एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर इतना हंगामा, इतना युद्ध, घमासान, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब कुछ किसने किया है। और मुझे डर है कि आगे चल के कोई भी तकलीफ ना आए, इसलिए पहले मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाकर खबरसार देखता हूँ कि महल के अंदर सब ठीक तो है ना, क्योंकि मुझे आसार ठीक नहीं लग रहे। और तब तक आप बाहर इंतज़ार कीजिएगा मेरा, और ठीक 2 दिन के बाद आपको मैं अंदर बुला लूँगा। तब तक आप अपना यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, किसी के भी हत्थे मत चढ़िएगा। और ये ले लीजिए मेरी रिंग, ये मस्कट का निशान है इसके ऊपर गुदा हुआ। जब आप अंदर आने से पहले गार्ड को ये दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा और वो आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा और आप बहुत आसानी से अंदर आ पाएंगे महल के। ये बोलकर दाऊद सर झुकाकर उन्हें मिलकर वहां से विदायगी लेता है और निकल जाता है महल की ओर। और वो दोनों यहीं पर रहने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं कि चलो कुछ इंतज़ाम करते हैं। वाकई में ये पेसियन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ड्राइंग किया है हमारे राइटर ने। और इसी तरीके से आगे चलते हुए हम देखते हैं महल के अंदर कामकाज शुरू हो चुका है और नासिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए वहां पर खड़ा होता है हमारे राकुन के साथ। और तभी किसी की एंट्री होती है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि करीम होता है। और करीम को इस तरीके से अचानक अजीब सी दशा में देखकर वो उसे घूरने लगता है और कहता है कि करीम, क्या हुआ, तुमने ऐसी हालत क्यों बना रखी है, कुछ हुआ है क्या। और फिर वो अंदर आते ही कहता है कि मुझे राकुन से कुछ बात करनी है और वो बात मुझे अभी करनी है। और तभी वो सामने देखने लगता है और कहता है कि सिहात, क्या हम बात कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और उसकी ऐसी हालत देख और इस तरीके से वो इंसिस्ट कर रहा था जैसे, तो राकुन भी कुछ नहीं कह पाता। और हमारा नासिर तो एकदम से नर्वस हो जाता है कि अभी क्या हुआ जो एकदम से ये इस तरीके का चेहरा बनाकर यहाँ पर पहुँच चुका है। और हमारे राकुन कहते हैं कि करीम, क्या हुआ तुम्हें, क्या कहना चाहते हो तुम, बोलो मुझे, मैं सुन रहा हूँ। और वो अपने डॉक्यूमेंट पर आराम से साइन कर रहे होते हैं। और तभी करीम सामने आके खड़ा हो जाता है और कुछ पल के लिए तो चुप्पी होती है, वहाँ पर कोई भी बोल नहीं रहा होता। और एकदम से करीम आवाज़ उठाते हुए कहता है,
कि मुझे अशीना के बारे में बात करनी है। और जब वो अशीना का नाम लेता है तो एकदम से राकुन भी चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और तभी फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, अशीना नहीं, मुझे उस लड़की के बारे में बात करनी है। और ये वर्ड तो सुन के हमारे राकुन को भी हैरानी होती है कि अचानक से ये इस तरीके से बेइज्जती तरीके से बात क्यों कर रहा है। और तभी नासिर कहता है, तुम्हें उसे ईरा कहना चाहिए, तुम ये कैसे बोल रहे हो, तुम उसका नाम ले रहे हो और वो लड़की बोल रहे हो। और तभी वो कहता है कि मुझे उस पर शक है क्योंकि कल रात मैंने उसे बहुत देर के बाद वापस आते हुए देखा और वो कहाँ गई थी मुझे पता है। वो कुछ ना कुछ साजिश ज़रूर कर रही है, मानो या ना मानो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर कर रही है और तुम्हें इस पे नज़र रखनी चाहिए। ये बात सुन के राकुन एकदम से चुप हो जाते हैं और वो अपना लिखने लगते हैं लेटर जो ऑलरेडी लिख रहे थे। और फिर कहते हैं कि शायद वो कहीं घूमने गई होगी, तुम्हें पता है ना वो अक्सर रातों को घूमने निकल जाती है। और इससे पहले कि सिहाद कुछ और कह पाता तभी ईमान पास में खड़ा कहता है कि नहीं सिहाद, ऐसा नहीं है। और उसकी आवाज़ बीच में एकदम से सुनकर सिहाद के हाथ भी रुक जाते हैं कि अब ईमान को क्या हुआ। और तभी ईमान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर करीम बिल्कुल सही बोल रहा है। शायद आपको याद होगी वो एक छोटी सी लड़की जिसे वर्मन के पास मैंने भेजा था अपना खुफिया जासूस बनाकर, और वो उसकी मेड है और उसके वहाँ पर काम करती है। असल में 1-2 दिन पहले ही मुझे खबर आई है कि उसने भी हमारी आशीना को वर्मन के साथ देखा है। और ये बात सच में चौंका देने के लिए काफ़ी थी सबको। और फिर वो डिटेल में बताता है कि एक बार अशीना वर्मन से पर्सनली मिलने गई थी और उसने उसे चुपके से देखा था और उसने आकर सारी बातें हमें बताई है कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से वो लोग बातें कर रहे थे। हालांकि वो बातें तो नहीं सुन पाई, मगर इससे साफ जाहिर है कि वो हमारे दुश्मन का साथ दे रही है। और ये सारी बातें सुन के नासिर को तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इतने वक्त से वो उसे अपना एक दोस्त की तरह मान रहा था। और वो यही सोचता है कि क्या सच में अशीना ऐसी हो सकती है? तो क्या सच में वो एक खुफिया जासूस है जो कि हमारे दुश्मन वर्मन का साथ दे रही है? क्या अब तक हम लोग सच में बेवकूफ़ बन रहे थे? उसकी आंखों के सामने वो सारे पल आ रहे थे जब हमारी आशीना पहली बार यहाँ पर आती है और उससे मिलती है। वो अलग अलग रूप, जिस तरीके से हमारे महाराज तक उसके सामने हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो यही सोच रहा होता है कि वो सब क्या था, इसका मतलब कि वो सब झूठ था। क्या वो सच में एक जासूस है? और उसे तो समझ में ही नहीं आता। और फिर वो अपने आप को संभाल कर देखने लगता है कि सिहाद तो ठीक है ना। और फिर कहते हैं से उसके मुंह से हमारे राजा का तो नाम ही नहीं निकल रहा होता। और तभी राकुन वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते। वहाँ पर एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट थी। और यहीं पर हम चलते हैं पुराने वक्त में, बैक फ्लैश में चली जाती है स्टोरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे राकुन के बड़े भाई साहुन, जो कि पहले यहाँ के राजा थे, जिन्होंने सारी प्रजा को मार दिया था, जब वो अपने पिता से मिलने जाते हैं तो उनके पिताजी उन्हें कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम अपने बहुत दूर के छोटे भाई से अक्सर मिलने जाते हो, उसे देखने जाते हो, क्या ये सच है? और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये सच है। और तभी राजा जी उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर तुम्हें ये गद्दी हासिल करनी है। और तभी ओल्डर ब्रदर हमारे हीरो का कहता है कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तभी महाराज कहते हैं कि गद्दी संभालने के लिए तुम्हें सबको अपने हाथों से ख़त्म करना होगा, और अगर तुम किसी के साथ दिल लगा बैठोगे और अपने किसी भाई को अपना मान बैठोगे तो तुम उसे ख़त्म कैसे करोगे और गद्दी पे कैसे बैठोगे?
और राजा की ये बात सुन के वो वहीं पे खड़ा यही सोच रहा था, अगर यही अंत होना है यहाँ का तो फिर आपने अलग अलग जगह अपना ये खून फैला ही क्यों रखा है। आखिर इतने सारे बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी सारी रानियाँ, इतनी सारी रखेलें यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत थी। अगर उन सबको ख़त्म ही करना था तो आपको नहीं लगता कि आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी? अपने शौक के लिए आपने इतने सारे बच्चे क्यों पैदा कर दिए फिर? वो सच में अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा नफ़रत लेके बैठा होता है और कहीं न कहीं से यहाँ हमें सारी स्टोरी समझ में आती है कि इसीलिए उसके भाई ने हरम की सारी औरतों का कत्ल कर दिया था और उन बच्चों का, और बाद में खुद अपनी जान ले ली थी। क्योंकि सब इतिहास में तो यही कहते हैं कि वो पागल था, पर असल में वो पागल नहीं था। असल में वो इस रीत को ही तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि ज़िंदगी में सिर्फ शायद एक ही औरत हो और उसी के साथ ज़िंदगी बीते और उसी के साथ बच्चे, और कोई नहीं, ताकि कोई किसी को ना मारे। और इसके साथ ही हम इस खूबसूरत सी स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, असल में मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी थी सारे के सारे एपिसोड लाने में। मैं भी जानती हूँ आप लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बट फ़िक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी, अब जान लगाऊँगी कि एक दिन में 2 वीडियो या एटलीस्ट एक दिन में 1 वीडियो तो ज़रूर डालूँ, ताकि आपके सारे जो मैंहुआ पुराने चल रहे हैं मैं उन्हें कंप्लीट कर पाऊँ और जो नए शुरू किए हुए हैं वो भी हम आगे बढ़ाएं। और आई होप कि आप मुझे इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइज़, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स तक मेरी स्टोरीज ज़रूर पहुंचाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को स्टोरी सुनाना। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर।